कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने जहीरले परिवार से दूर जाने और उन्हें हमेशा के लिए अलग करने का निर्णय लिया, और मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। यह दुरुपयोग के एक लंबे इतिहास के बाद आया है। जब से मैंने अपने बारे में जाना है, तब से मेरा परिवार भयानक हो गया है। कुछ पिछली कहानी के लिए मेरे 3 भाई बहन हैं। 2 बहनें कारमेन और जूलिया, और एक भाई निक। निक सबसे बड़े हैं, उनके बाद कारमेन, फिर मैं और जूलिया हैं। जूलिया आश्चर्यचकित करने वाली बच्ची थी। उसका और मेरा जन्म केवल 20 महीने के अंतर पर हुआ था। कारमेन और निक को एक दूसरे से लड़ना पसंद था। मैं उन झगड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो उन दोनों के घायल होने और टूटने के साथ समाप्त होते थे। एक बार वे बैकयार्ड के झूले को लेकर झगड़ रहे थे। कारमेन पूरी दोपहर उसमें खले रही थी और निक उसमें अपनी चांस की जिद कर रहा था। जब वे आसपास होते थे तो मैं झूले का उपयोग करने के लिए कहने से भी बेहतर जानता था, लेकिन इस बारे में बाद में और अधिक बताऊंगा। लड़ाई उसी तरह शुरू हुई जैसे उनके झगड़े हमेशा शुरू होते हैं। एक दूसरे को ताना मार रहे थे। वे धीरे धीरे एक दूसरे को जोर जोर से मारते, जब तक कि वे दोनों चीखने चिल्लाने न लगे। निक ने कारमेन को धक्का देना शुरू कर दिया, जो अभी भी झूले पर थी, और उसने उसे इतना जोर से धक्का दिया कि रस्सी टूट गई, जबकि वह हवा में थी। वह घास में गिरी और हिली नहीं। मुझे अपनी माँ को यह बताने के लिए घर में भागना पड़ा कि क्या हो रहा था। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझसे कहा कि मैं उन्हें परेशान करना बंद कर दूं। मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां मैं चिल्ला रहा था और रो रहा था और उन्हें बता रहा था कि कारमेन जमीन पर थी, हिल नहीं रही थी। मैं उस समय लगभग 5 या 6 साल का था और मैंने सोचा कि मैंने अभी अभी अपनी बहन को मरते हुए देखा है, जो बेहद दर्दनाक था। कारमेन को हमारी पारिवारिक कार में अस्पताल ले जाना पड़ा। उसका हाथ टूट गया था, गर्दन में मोच आ गई थी और चोट लग गई थी, और उसे कुछ दिनों तक रुकना पड़ा था। जब मेरे पिता घर आए तो उन्होंने निक और मेरी माँ पर भड़कते हुए कहा कि वे लापरवाह हैं। उन्होंने कहा कि मेरी माँ एक बेकार माता थी। उन्होंने कहा कि वह एक प्रदाता के रूप में कचरा था। मेरे माता पिता के बारे में आपको केवल 2 चीजें जानने की जरूरत है। 1, उन्हें वास्तव में अपने बच्चों की परवाह नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को गिराने के लिए हमें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि 2 मेरे माता पिता एक दूसरे से नफरत करते थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में इससे अधिक दयनीय विवाह देखा है। उनके साथ रहने का एकमात्र कारण यह है कि मेरे पिता का परिवार बेहद परंपरावादी है और तलाक में विश्वास नहीं करता है, और हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां सिंगल पार्टी का तलाक नहीं होता है। वे बहुत लड़ते थे, लगातार एक दूसरे पर चिल्लाते थे, एक दूसरे का अपमान करते थे। वे छोटी छोटी चीजों पर तब तक लड़ते रहते जब तक कि मामला नियंत्रण से बाहर न हो जाए। वे रात के खाने पर, कार की सवारी के दौरान और यहाँ तक कि झील पर छुट्टियों के दौरान भी बहस करते थे। हालांकि सार्वजनिक रूप से वे आदर्श कपल थे। वे हाथ पकड़कर और मुस्कुराते हुए एक साथ चर्च गए, क्योंकि उन्हें हमारे छोटे शहर में हर किसी को यह सोचकर मूर्ख बनाना था कि उनकी शादी दोषरहित थी। बंद दरवाजों के पीछे सब कुछ था, लेकिन वे एक दूसरे से शारीरिक रूप से भी LDDTF थे। एक बार बिलों को लेकर उनमें बहस हो गई और पिताजी ने माँ को इतनी जोर से पीटा कि उनकी नाक ही टूट गई। पुलिस को बुलाया गया और मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कि उनकी माँ ने पुलिस को बताया कि यह एक दुर्घटना थी और आरोप वापस ले लिए, उन्होंने 2 रातें जेल में बिताईं। मैंने सुना है कि मेरे पिता के परिवार की ओर से उन पर दबाव डाला गया था। हमारे छोटे शहर में उनका और पिताजी का यही दिखावा था, जहां उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम एक आदर्श, अच्छी तरह से समायोजित परिवार हैं। अब जब मुझे पता चला है कि वयस्कों को वास्तव में कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उनका व्यवहार घिनौना है। मुझे यकीन है कि कारमेन और निक ने उनसे सीखा है। इस सब के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब तक मैं एक गैर विषैले परिवार के संपर्क में नहीं आया, तब तक मुझे यह एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा परिवार जहरीला है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे वीकेंड में सोने के लिए आमंत्रित किया था और उसके घर का माहौल बहुत अलग था। उसके माता पिता वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे। जब उसकी माँ ने रात का खाना बनाया तो उन्होंने इतना खाना बनाया कि सभी को कुछ सेकंड मिल सकें। उनके पिता हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि हमें नाश्ता मिले और हम आरामदायक हों। कोई लड़ाई नहीं थी,
कोई चीख पुकार नहीं थी। उसके बड़े भाई ने हमें अपना एक्सबॉक्स भी इस्तेमाल करने दिया। अपने पूरे जीवन में उस पॉइंट तक मैं यह सोचकर परेशान रहा कि परिवार हर समय लड़ते रहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि भाई बहनों के बीच कभी भी एक दूसरे का साथ न मिलना सामान्य बात है। माँ और पिताजी कभी कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से प्यार करते थे। हम सभी अब भी एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ, ठीक है, कार्मेन और निक को मेरी हिम्मत से नफरत थी, मुझे यकीन था। मेरे बड़े भाई बहनों की बात करें तो वे केवल तभी एक दूसरे के साथ मिलते थे जब वे मुझ पर हमला करते थे। वे जूलिया के खिलाफ एकजुट नहीं हो सके क्योंकि वह इतनी जोर से रोती और चिल्लाती थी कि मेरे माता पिता उसे चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसलिए अगर कार्मेन और निक उसे छेड़ते तो उन पर चिल्लाते। इसलिए इसके बजाय उन्होंने मुझे धमकाया। रात के खाने में वे मेरी थाली से खाना तब तक हटा देते थे जब तक मेरे पास टुकड़ों में ही न रह जाए। जब मैं अपनी माँ से और अधिक मांगता तो वह मुझसे कहती कि लालच करना बंद करो। कई रातें मैं भूखा रह जाता था क्योंकि कार्मेन और निक सारा खाना खा जाते थे और मेरे मुंह में सिर्फ 2 चम्मच खाना आता था। सबसे पहले मैं इसकी भरपाई के लिए स्कूल में दोपहर का खाना अधिक खाता था। मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ दोपहर का भोजन साझा करने को तैयार थे। मैं बाद में खाने के लिए इसमें से कुछ अपने बैग में रख लेता था। इस योजना के साथ समस्या यह थी कि मैंने निक के साथ एक कमरा साझा किया था। अगर वह मुझे कुछ भी खाते हुए देखता तो या तो उसे अपने पास रख लेता या अपने मोटे पैर उस पर रगड़ देता ताकि मैं उसे न खा सकूं। तो मुझे जो करना था वह यह था कि जब तक मेरी माँ खाना बना रही थी तब तक रसोई में इंतजार करना था और खाना खत्म होते ही खाना खाना था। जब तक निक और कार्मेन अंदर आए मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए उनके पास स्वाइप करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी मैं उनके साथ चालाकी करता वे मुझे प्रताड़ित करने के नए नए तरीके ढूंढ लेते। निक के लिए यह सबसे आसान था क्योंकि हमें एक कमरा साझा करना था। वह बहुत मोटा था। जब हम छोटे थे तो उसे नहाने से नफरत थी। हमारे कमरे से हमेशा बदबू आती रहती थी क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे और पसीने से भरे होते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बदबू मुंह तक न रहे, मैं अतिरिक्त अच्छी तरह से स्नान करता था। अगर मैं उसके सामने बिस्तर पर जाता तो वह मुझे तौलिए से मारता या मेरे सिर पर पाद मारता। कार्मेन का दुर्व्यवहार अधिक भावनात्मक था। वह लगातार मुझे बदसूरत कहती थी, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे बाल बनाने के तरीके का अपमान करती थी और आम तौर पर जब भी मौका मिलता था मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे उससे नफरत थी। एक बार उसने और निक ने मेरा सारे अंडरवियर बैकयार्ड में छुपा दिए। मुझे एक ही चीज को बार बार धोने और पहनने के लिए मजबूर किया गया जब तक कि मैंने अपने दोपहर के भोजन के पैसे वॉलमार्ट से एक ताज़ा पैक खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं जुटा लिए। मेरी माँ ने उन्हें महीनों बाद पाया और इसके लिए मुंह पर चिल्लाई। वह मेरे लिए आखिरी तिनका था। मैं अपने पिता के पास गया और उनसे पूछा कि क्या मैं अत्तिक के स्टोरेज स्पेस में सो सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, कहीं भी, और मुझे वहां से सारा पुराना कबाड़ साफ करने का काम मिल गया। मैंने हमारे कमरे से मेरा सारा सामान बाहर निकालने के लिए तब तक इंतजार किया जब तक निक नहीं आ गया। स्टोरेज रूम छोटा था, लेकिन किसी को भी वहां जाना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे निक और कार्मेन द्वारा मुझे परेशान करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस समय मैं हाई स्कूल में था और कुछ अतिरिक्त नकदी कमाने के लिए छोटी नौकरियों की तलाश में था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता के पास शहर में एक भोजनालय था और हम गर्मियों में और स्कूल से छुट्टी के दिनों में वहां टेबल पर इंतजार करते थे और बर्तन मांजते थे। जब से मेरे माता पिता और भाई बहन टीवी से जुड़े रहे, मैंने उन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए एक रेडियो और MP प्लेयर खरीदने में किया। जगह को कम निराशाजनक बनाने के लिए मैंने अपने लिए कुछ पोस्टर और सामान भी खरीदा। यह दूसरी बार था जब मुझे घर पर वास्तव में खुशी महसूस हुई। ऐसा तब तक था जब तक निक और कैमरून ने मेरा सामान चुरा नहीं लिया। एक दिन मैं काम से घर लौटा और मुझे अपना रेडियो या MP प्लेयर नहीं मिला। मेरी कुछ पत्रिकाएं गायब थीं। मेरे पोस्टर आधे अधूरे फटे हुए थे और मेरे कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे। इसके अलावा मैं Xbox के लिए बचाए हुए पैसे खो गए थे। ध्यान रखें, इस समय वे दोनों वयस्क थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था या कॉलेज नहीं जा रहा था। वे या तो बिना कुछ किए पूरे दिन घर में घूमते रहते थे या अपने दोस्तों के साथ शहर में घूमते रहते थे।
मेरे माता पिता को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे अपने जीवन के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनके पास गया और विनम्रता से अपना सामान वापस मांगा। मुझे पोस्टरों की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे अपना रेडियो, MP8 प्लेयर और अपना पैसा चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे सामान को नहीं छुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि यह वही था, क्योंकि कमरे में निक की बदबू आ रही थी। वैसे भी चूंकि वे इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि कोई घर में घुस आया है और मेरा सामान चुरा ले गया है। वे आधे घंटे बाद वहां पहुंचे। मेरी माँ हैरान और क्रोधित थी। वह मुझ पर गालियां देने लगी और मेरे साथ मारपीट करने लगी और पूछने लगी कि मुझे पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा। मैं बस अपना सामान वापस मांग सकता था। मैंने उनसे कहा कि मैं क्षतिग्रस्त सामान वापस नहीं पा सकता। पुलिस ने उनसे कहा कि शांत हो जाओ और मुझे मारना बंद करो। मुझे बताना चाहिए कि मैं इन अधिकारियों को जानता था। वे लगभग हर दोपहर अपनी शिफ्ट के बाद भोजनालय में आते थे। मैंने उन्हें वह सब कुछ बताया जो गायब था और क्षतिग्रस्त था, और उन्होंने निक और कारमेन से पूछा कि क्या उन्होंने देखा है कि यह किसने किया। वे दोनों डर गए और कबूल किया कि वे मेरे कमरे से होकर आए थे, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक था। पुलिस ने उन्हें बताया कि चोरी करना और संपत्ति को नष्ट करना कोई मजाक नहीं होता है, और उन्हें गिरफ्तार करने का उनका मन था। फिर यह एक छोटा सा शहर है, इसलिए यह मेरे परिवार पर बुरा लगेगा और हमारी उतनी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। मेरी माँ ने उनसे विनती की कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि इससे उनका और पिताजी का आदर्श पारिवारिक चेहरा खराब हो जाएगा। पुलिस ने उनसे कहा कि जो कुछ उन्होंने चुराया है उसे वापस कर दें, और जो कुछ उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है उसे 1 सप्ताह के भीतर बदल दें। मुझे बाद में पता चला कि पुलिस वाले उन पर इतना सख्त थे क्योंकि मेरे भाई और बहन कुछ नापाक व्यवहार में पड़ गए थे, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी। आपको लगता है कि यह मेरे लिए आखिरी तिनका होता, लेकिन नहीं। आखिरी तिनका वर्षों बाद हुआ। मैं सामुदायिक कॉलेज में पाक कला का अध्ययन कर रहा था। साथ ही अपनी कक्षाओं के लिए भुगतान करने में सहायता के लिए भोजनालय में शिफ्ट भी ले रहा था। मेरी बहन और भाई अभी भी मेरे माता पिता से मुफ्त में पैसे उधार ले रहे थे। कभी कभी वे कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे। मुझे यह जानने की परवाह नहीं थी कि वे क्या कर रहे थे। वैसे भी मेरे माता पिता मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें बिलों का भुगतान करने और किराने का सामान खरीदने में मदद करना शुरू कर सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कारमेन और निक से बिलों का भुगतान करने के लिए क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन दोनों ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वे नौकरी नहीं छोड़ सकते या अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते, इसलिए वे उनसे जिम्मेदार होने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने इससे बेकार और बुरा बहाना अभी तक नहीं सुना था। मैंने उनसे कहा कि मैं यह खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सारा पैसा स्कूल की पढ़ाई में खर्च हो रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ सकता हूँ। मेरे पास पहले से ही भोजनालय में एक स्थिर नौकरी थी, इसलिए मुझे किसी भी तरह से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, और यह पैसा उनकी और मेरी छोटी बहन की मदद करने में बहुत काम आएगा। याद रखें कि मैंने उनके बच्चों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में क्या कहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ इन लोगों को वास्तव में मेरी परवाह नहीं थी। मेरे पूरे जीवन में वे न्यूनतम पालन पोषण करते रहे, मूल रूप से मेरे साथ एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार करते रहे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे खाना खिलाया जाए और पानी पिलाया जाए, लेकिन मुझे उनसे और कुछ नहीं मिल सका। जब कारमेन और निक मूल रूप से मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि वे मुझसे प्यार करते हैं या कुछ भी नहीं किया। वे कभी भी स्कूल में PTA की किसी बैठक में नहीं आए, कभी मेरे किसी शिक्षक से बात नहीं की, और कभी मुझसे यह भी नहीं पूछा कि स्कूल कैसा चल रहा है। वे कभी भी भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं थे, और उन्होंने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा या परवाह नहीं की। यह पहली और एकमात्र बार था जब उन्होंने मुझे बातचीत के लिए बैठाया और मुझे स्कूल जाना बंद करने के लिए कहा ताकि मैं उन्हें पैसे दे सकूं। मैं क्रोधित था। मैंने उनसे कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, और अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने लिए रहने की जगह ढूंढने के लिए कुछ कॉल करना शुरू कर दिया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के माता पिता ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो भोजनालय में ऊपर की जगह का उपयोग कर सकता हूं। मुझे बस पहले इसे साफ करने की जरूरत थी। यह फिर से मेरा बचपन था। मैंने अपने स्प्रिंग ब्रेक का उपयोग उस स्थान को साफ करने के लिए किया,
और कुछ ही समय बाद अपना सामान बाहर निकाल दिया। मैंने सुनिश्चित किया कि जब मैं घर पर था तो मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। मैंने उनके लिए केवल एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वे मुझसे संपर्क न करें और मुझे ढूंढने न आए। मैं अब उनसे कोई लेना देना नहीं चाहता था। मैं फ़ोन नहीं करूंगा, मैं संदेश नहीं भेजूंगा, न ही मैं विशेष अवसरों पर जाऊंगा। मैं अब उनमें से किसी को भी परिवार नहीं मानता, और अगर मैं अपने प्रति ईमानदार रहूं तो वे कभी भी ऐसा नहीं थे। तब से मैंने पाक कला में अपनी डिग्री प्राप्त कर ली है। अब मेरी अपनी जगह है और मैं एक रेस्टोरेंट में जूनियर शेफ के रूप में काम करता हूँ। सहायक शेफ मुझे सलाह दे रहे हैं और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं थेरेपी के लिए भी जा रहा हूँ। वर्षों के दुरुपयोग से हुए सभी नुकसान की भरपाई करने में कई वर्ष लगेंगे। मैं आर्थिक और मानसिक रूप से अपने जीवन में अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में हूँ, और इसके लिए मुझे अपने कैंसरग्रस्त परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। मैंने उनसे नहीं सुना, इसलिए कम से कम उन्होंने मेरी इच्छाओं का सम्मान किया। लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है। जाहिर तौर पर कैमरून का एक बच्चा है, एक छोटी लड़की। वह अभी भी अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती है। निक भी अभी भी वहीं है। उसे डीवाई के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया और कुछ दवाओं के साथ पकड़े जाने पर 3 साल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। जूलिया नर्सिंग स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसे छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त अच्छे ग्रेड नहीं मिले और हमारे माता पिता इसे अफोर्ड नहीं कर सके। मेरे माता पिता की बात करें तो उन्होंने निक को जुर्माना और वकील की फीस चुकाने में मदद करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, जो कि व्यर्थ था क्योंकि वह शायद वैसे भी जेल जा रहा था। जूलिया को अपने वेतन का कुछ हिस्सा घर के बिलों का भुगतान करने में लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी को पीठ में चोट लगी थी और अब वे केवल हल्का काम ही कर सकते हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, और इससे मेरा मतलब यह है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी शुभकामनाएं नहीं देता। कभी कभी जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने उस भोजनालय में जाता हूँ जहाँ मैं काम करता था, तो वह मुझसे पूछता है कि क्या मुझे उनकी याद आती है, और जवाब हमेशा नहीं होता है। मैं जितना अधिक सुनता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, उतना अधिक मुझे एहसास होता है कि मैंने सही निर्णय लिया है। अपडेट 1। तो दूसरे दिन सबसे अजीब बात घटी। यह मेरा अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैं रेस्तरां में अपनी सामान्य पाली में काम कर रहा था जब एक वेट्रेस ने मुझे एक तरफ खींच लिया। उसने कहा कि भोजन करने वालों में से एक मेरे लिए पूछ रहा था, लेकिन यह एक व्यस्त शिफ्ट थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि उन्हें इंतजार करना होगा। वह वापस आई और मुझसे कहा कि वे मुझसे मिलने के लिए मेरी शिफ्ट खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने कम से कम यह सुनने का फैसला किया कि उन्हें क्या कहना है। निश्चित रूप से मेरी शिफ्ट के अंत में वह अभी भी वहीं था। उन्होंने खुद को मेरे दादा दादी के वकील के रूप में पेश किया और कहा कि वे मेरी विरासत के बारे में मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले जब मैं 3 साल का था, तब से मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा था। वे काफी हद तक अपने तक ही सीमित रहते थे। मैं जानता था कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन मैंने यह मान लिया था कि उनके पास जो कुछ भी होगा वह मेरे पिता या उनके अन्य बच्चों के पास जाएगा। उस आदमी ने मेरे पास अपना नंबर छोड़ दिया और मुझसे कहा कि जब मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें फ़ोन करूं। मैंने अगली सुबह उन्हें फ़ोन किया और वे मेरी बात सुनकर खुश लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि मैं पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहा हूं। मैंने उन्हें अपनी नई जगह, अपनी नौकरी आदि के बारे में बताया। मेरे दादाजी ने कहा कि उन्होंने मेरे माता पिता से बात की है और उन्होंने कहा कि मैं चला गया हूं और उन्हें बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अचानक छोड़ दिया, और तब से उन्होंने मुझसे कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक सम्मानित आदमी नहीं हूं। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि मैं क्यों चला गया। उस घर में बड़ा होना कितना दुखद था, और अब जब मैं अकेला था तो मैं कितना खुश और संतुष्ट महसूस करता था। मैंने उनसे यह भी कहा कि बच्चों के लिए जीवन भर अपने माता पिता को मुफ्त में खाना खिलाने से बेहतर है कि वे अपना घोंसला छोड़ दें। वह मेरे स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं दिखे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि मैं अपने परिवार से संपर्क नहीं करता हूँ। मेरे दादा दादी बेहद परंपरावादी हैं और उनकी यह अपेक्षा रहती है कि मुझे अपने दांत पीसकर सहन करना चाहिए, भले ही मेरा परिवार नरक के समान जहरीला था। मुझे उनके साथ रहना चाहिए क्योंकि वे परिवार हैं और आपको केवल एक ही मिलता है
और आपको उन्हें चुनने का मौका नहीं मिलता, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं पूरे समय अपनी आंखें घुमा रहा था। मेरे दादाजी ने कहा कि वह और दादी अपनी वसीयत लिख रहे थे और अपनी सांसारिक संपत्ति अपने पोते पोतियों के लिए छोड़ना चाहते थे। फिर वे सुपर पारंपरिक हैं, इसलिए वे अपनी संपत्ति पुरुष उत्तराधिकारियों को देने में विश्वास करते हैं, और चूंकि मेरे पिता उनके बच्चों में से एकमात्र थे जिनके लड़के थे, इसका मतलब था कि मुझे और निक को सब कुछ मिलेगा। अब मेरे दादा दादी, भले ही मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है कि वे बहुत समृद्ध हैं। उन्होंने मेरे माता पिता को उनकी शादी के उपहार के रूप में एक घर दिया। उनसे जो धन मुझे विरासत में मिला वह बहुत काम आएगा। मैं अपना खुद का घर ले सकता हूँ, मैं अपनी पाक कला की पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता हूँ और शायद फ्रांस में मेंटरशिप भी कर सकता हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि एक चेतावनी थी। जब तक मैं अपने परिवार से दोबारा नहीं जुड़ जाता, वे वसीयत में मेरा नाम नहीं लिखेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि वे इतनी परवाह क्यों करते हैं, या मुझे अपने परिवार में लौटने के लिए आर्थिक रूप से मदद करने से उन्हें क्या हासिल होगा। कोई भी पैसा मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लायक नहीं था, खासकर निक इन दिनों जिस तरह के कचरे में शामिल हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या वे मेरे हिस्से की विरासत जूलिया को दे सकते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे अपना पैसा रख सकते हैं। मैं वापस नहीं जा रहा था। क्या यह मूर्खतापूर्ण निर्णय था? शायद, लेकिन कोई भी रकम मेरे विवेक के लायक नहीं थी। साथ ही इस तरह से मेरे साथ छेड़छाड़ करने की उनकी कोशिश अरुचिकर थी। अच्छी बात यह है कि अब मेरी स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी उनके मेरे पास आने से पहले थी। इसके अलावा मुझे संदेह है कि मेरे दादा दादी जल्द ही किसी भी समय खत्म हो जाएंगे। विरासत को कैश में बदलने से पहले मुझे अपने परिवार को कुछ वर्षों तक सहना होगा। मेरी राय में ये इसके लायक नहीं है। अपडेट 2। मुझे कुछ बुरी खबर मिली। 2 सप्ताह पहले मेरे भाई की फेंटेनल ओवरडोज से मृत्यु हो गई। मैंने जो सुना उसके अनुसार वह कुछ दिनों से गायब था और पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। वे उसे मुर्दाघर ले गए और मेरे माता पिता को उसकी पहचान करने के लिए जाना पड़ा। मैं जानता था कि निक को कुछ पागलपन वाली चीजें पसंद थीं, लेकिन जीसस। रिकॉर्ड के लिए मैं अंतिम संस्कार में नहीं गया, लेकिन यह एक छोटा शहर है, इसलिए बात फैलने में देर नहीं लगी। मेरे माता पिता उसे दफनाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार गृह के चैपल में एक छोटा सा उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसने मेरे माता पिता पर कानूनी फीस का भारी भरकम कर्ज भी छोड़ दिया, जिसे शायद वे अपने शेष जीवन में चुकाएंगे। मेरे माता पिता की बुरी आदत थी कि वे लगातार निक को उसकी समस्याओं से उबारने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसे जेल जाने देने से बेहतर उनकी प्रतिष्ठा के लिए होगा। वे इस बात की बहुत अधिक परवाह करते हैं कि शहर उनके बारे में क्या सोचता है। उसकी बात करें तो इस बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही थीं कि मैं अंतिम संस्कार में उपस्थित क्यों नहीं था। जाहिर है, मेरे माता पिता लोगों को बता रहे थे कि मैं शहर चला गया हूं और इसीलिए मैं आसपास नहीं दिखा। उन्होंने यह भी झूठ बोला और कहा कि हमारे बीच अभी भी अच्छे संबंध हैं और मैं उन्हें हमेशा पैसे भेजता हूं। मेरे दोस्त ने कुछ समय पहले मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मैंने तब इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। मेरे माता पिता पूरी जिंदगी झूठे रहे और जब तक उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अब मुझे हाई स्कूल के पुराने परिचितों से फोन और संदेश आ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अंतिम संस्कार के लिए बाहर क्यों नहीं आया। मैं उतना दूर नहीं था और उनमें से कुछ ने मुझे भोजनालय में आते और अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने आते देखा था। इसलिए मैंने उन्हें सच बता दिया कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मैंने कई सालों से उनसे बात नहीं की है या उन्हें नहीं देखा है। मैं इतना व्यस्त था कि मुझे नहीं पता था कि निक मर गया है। उसके अंतिम संस्कार से एक दिन पहले तक, जब मैंने फेसबुक पर लॉग इन किया और देखा कि सभी लोग अपनी संवेदनाएं भेज रहे थे। शहर में हर कोई मुझे और जूलिया को अपने बच्चों में सर्वश्रेष्ठ मानता था, इसलिए अब चारों ओर अफवाहें और अटकलें उड़ रही थीं और मेरे माता पिता के झूठ उन पर हावी होने लगे थे। मेरे माता पिता ने निक की मौत के कारण के बारे में भी झूठ बोला था। आधिकारिक तौर पर यह ओवरडोज था, लेकिन मेरे माता पिता कह रहे थे कि यह धमनी विस्फार था।
मुझे लगता है कि वे नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि निक एक ड्रग एडिक्ट था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कहा कि भोजनालय में आने वाले लोग भी प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ निष्क्रिय आक्रामक पोस्ट भी दिखाए जो मेरी माँ ऑनलाइन बना रही थीं, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से बच्चों का पालन पोषण करने के बारे में, और फिर कहा कि बच्चे अंततः आप पर हावी हो जाते हैं। क्या मुझे उनके लिए बुरा लगता है? थोड़ा। लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो मेरे और मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे माता पिता मुझे मॉडल परिवार के सामने एक सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुझे इसे तुरंत बंद करना पड़ा। अपडेट 3। कुछ साल हो गए हैं और मेरे परिवार पर फिर से बड़ी त्रासदी आई है। मेरे दादा दादी की मृत्यु हो गई। इसका कारण मुझे पता चला क्योंकि उनका वकील रेस्तरां में वापस आया था। निक की मृत्यु के बाद मैं एकमात्र पोता बचा था, जिसका मतलब था कि मुझे अपने दादा दादी का भाग्य विरासत में मिला है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे उनके कार्यालय में मिलूं ताकि हम कागजी कार्रवाई निपटा सकें। यह सब प्रोसेस करने में मुझे कुछ दिन लग गए। मैं अचानक बहुत अमीर बन गया। जब मैं वकील से मिला तो उसने मुझे बताया कि मेरा परिवार मुझसे बात करना चाहता है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, इसलिए मैंने उनसे कहा कि उन्हें सटीक कारण बताना होगा और झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा मैं उनसे बात नहीं कर रहा था। कुछ दिन बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वे इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि वे बेहद तनाव में हैं। वे निक द्वारा बंधक और बिलों के अलावा छोड़े गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे। हाल ही में उनकी बिजली और पानी बंद कर दिया गया था। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी। मैं उनके चेहरे पर थूकने और उन्हें यह बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि उन्हें वही मिल रहा है जिसके वे हकदार थे। लेकिन इसमें कम से कम 2 निर्दोष लोग शामिल थे। एक जूलिया थी, जो शायद मेरे माता पिता द्वारा अपना कर्ज चुकाने के लिए उसका इस्तेमाल करने से तनावग्रस्त थी। दूसरा कारमेन का बच्चा था, जो बिल्कुल वैसा ही बच्चा था और पूरी तरह से मासूम था। इसलिए मैंने कुछ व्यवस्था की। मैंने रोशनी, पानी और आधा गिरवी का भुगतान कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि जूलिया अभी भी घर पर रहती थी। मैं निक का कर्ज नहीं चुका रहा था। मैंने जूलिया के लिए नर्सिंग स्कूल जाने के लिए पर्याप्त धनराशि वाला एक खाता स्थापित किया। वहां मौजूद पैसे का इस्तेमाल उसकी स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता और किसी और चीज के लिए नहीं, अन्यथा मैं इसे वापस ले लूंगा। मैंने कारमेन के बच्चे को स्कूल भेजने में मदद के लिए एक फंड स्थापित किया। फिर वह पैसा स्कूल के लिए था और कुछ नहीं। मैंने इस व्यवस्था को अपने दादा दादी पर न केवल मुझे हेरफेर करने की कोशिश करने, बल्कि महिला द्वेषपूर्ण होने के लिए दोषी ठहराने के एक तरीके के रूप में भी देखा। अपनी संपत्ति को अपने सभी पोते पोतियों के बीच बांटने से उनकी जान नहीं जाती, लेकिन मुझे यकीन है कि वे अब अपनी कब्र में घूम रहे हैं क्योंकि मैं इसका एक हिस्सा अपनी बहन को दे रहा हूं। मेरे माता पिता और कारमेन को मुझसे कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने उन्हें एक लंबा पत्र भेजा जिसमें मैंने जो कुछ भी किया उसका विवरण दिया। मैंने ऐसा क्यों किया और क्या होगा यदि मैंने जो पैसा अलग रखा था उसका उपयोग मैंने जो बताया था उसके अलावा किसी और चीज के लिए किया गया था। मैंने उनसे कहा कि यह आखिरी बार है जब वे मेरी बात सुनेंगे और दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करें। मैंने अपने माता पिता से भी कहा कि वे जूलिया का फायदा उठाना बंद करें, जैसे उन्होंने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने निक की बकवास को छुपाने की कोशिश की। उन्हें इसके परिणामों से खुद ही निपटना था। वकील ने मुझे आश्वासन दिया कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैंने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने फ्रांस में एक पाक कला स्कूल के लिए साइन अप किया। मैं उत्साहित और घबराया हुआ दोनों हूँ, क्योंकि मूल रूप से प्रसिद्ध फ्रेंच शेफ से सीखना मेरा सपना था। मैं अपने दादा दादी का विशाल घर भी बेच रहा हूँ ताकि मैं कुछ छोटा खरीद सकूं। कुल मिलाकर जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे मैं खुश हूँ। मैं पहले से ही फ्रांस में आवास की तलाश कर रहा था, क्योंकि भले ही मुझे पाक कला विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन मैं भोजन दौरे के लिए वहां की यात्रा करना चाहूंगा। मुझे शुभकामनाएं दें।